बात बात पर अक्सर हम एक कहावत कहते हैं, सुनते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस कहावत से अपरिचित हैं कि इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कैसे प्रचलित हुई और कब से प्रचलित हुई। तो आइए आज हम बात करते हैं महान प्रतापी राजा ओजस्वी महाराजा भोज के बारे में। हमारी पावन भारत भूमि ऋषियों और मनीषियों की भूमि रही है। इसी पावन भूमि पर परमपिता परमात्मा ने स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के समाज को, हम सभी को धर्म, मानवता, नीति, सदाचार, सेवा और पुरुषार्थ और मर्यादा की शिक्षा दी है। यही वो पावन भूमि है, भारत भूमि, जहां पर माता सरस्वती की साधना से अनेकों महान विद्वानों ने, महाकवियों ने भारत भूमि का गौरव बढ़ाया है, भारत भूमि का मान बढ़ाया है और विश्व पटल पर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाया है। यहां पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य, आचार्य चाणक्य, सम्राट विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धाओं ने और महाधर्म गुरुओं ने जन्म लिया है। इसी भारत भूमि पर सन 980 ईस्वी में सम्राट विक्रमादित्य के वंशज परमार वंश में महाराजा भोज का जन्म हुआ। और महाराजा भोज के बारे में कहावत प्रचलित है कि उनका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मलयाचल तक और पूर्व में उदयाचल से लेकर पश्चिम में अस्ताचल तक फैला हुआ था। महाराजा भोज के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ तलवार के योद्धा नहीं बल्कि कलम के भी योद्धा थे। अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध क्षेत्र में बिताने वाले महाराजा भोज एक अत्यंत ही पराक्रमी, ओजस्वी, धर्म शास्त्र के ज्ञाता, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक अभिरुचि वाले थे और जिन्हें वास्तव में उस समय प्रजापालक के रूप में जाना जाता था। इनकी दृष्टि बहुत ही व्यापक और सूक्ष्म थी और एक प्रगतिशील विचारधारा के नायक थे। और कहा जाता है कि जब इनकी आयु 15 वर्ष की थी तो 15 वर्ष की आयु में ही इनका राज्याभिषेक मालवा के राज सिंहासन में कर दिया गया। राजा भोज इतिहास में विशेष स्थान रखने वाले मुंजराज के भतीजे थे और महाराजा सिंधुराज के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में जब इनका राज सिंहासन पे इनको विराजमान किया गया, जब इनका राज्याभिषेक हुआ, तो उसी समय से इनका यशगान, इनकी कीर्ति, इनके सत्कर्मों की गाथा सिर्फ मालवा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के हर कोने में इनका गुणगान होने लगा और लोग महाराजा भोज का नाम बहुत ही सम्मान पूर्वक लेने लगे। धीरे धीरे जब ऐसा आया कि जब महाराजा भोज का नाम किसी के होठों पे आता था तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। महाराजा भोज 72 कलाओं के धनी थे, 72 कलाओं के ज्ञाता थे और 36 आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे। महाराजा भोज एक तपस्वी के रूप में थे। धर्म शास्त्रों का इनको प्रचुर ज्ञान था, साधना में लीन रहते थे। अपनी तपोस्थली जो इनकी राजधानी थी धार नगरी मध्य प्रदेश में, वहां पर इन्होंने माता सरस्वती की आराधना की और इनकी आराधना से, महाराजा भोज की साधना से प्रसन्न होकर के माता सरस्वती ने साक्षात प्रकट होकर के महाराजा भोज को दर्शन दिए और इसीलिए महाराजा भोज को माता सरस्वती का वरद पुत्र भी कहा जाता है। उसी धार नगरी में माता सरस्वती के प्राकट्य स्थल पर महाराजा भोज ने सरस्वती सदन नामक महाविद्यालय की स्थापना करी, जो आज की तारीख में जिसे हम भोजशाला कहते हैं, जहां पर कुछ विदेशी आक्रांताओं का आज भी अतिक्रमण है। अलाउद्दीन खिलजी ने आकर के उस भोजशाला को तोड़ा था, विध्वंस किया था, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो उसी प्राकट्य स्थल पे, माता सरस्वती के प्राकट्य स्थल पे महाराजा भोज ने माता सरस्वती के ने जिस रूप में दर्शन दिया था, उसी
दिव्य स्वरूप को एक मूर्ति का रूप देकर के, एक प्रतिमा का रूप देकर के, और उस समय के मूर्तिकार थे मंथल, उनके द्वारा एक स्फटिक पत्थर से मूर्ति बनवाई गई और उसे सरस्वती सदन के गर्भगृह में स्थापित किया गया। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ उनकी स्थापना की गई। और इसके बाद में महाराजा भोज ने उस सरस्वती सदन को एक गुरुकुल का रूप दिया, विश्वविद्यालय महाविद्यालय का रूप दिया, जहां पर देश विदेश से छात्र संस्कृत, योग और संस्कृति का ज्ञान लेने आते थे। और लगभग 1400 आचार्य उस सरस्वती सदन में, उस गुरुकुल में, उस संस्कृत पाठशाला में शिक्षा देते थे। और वहां पर बहुत ही सुचारू रूप से उस समय का सबसे विकसित आध्यात्मिक और शिक्षा का केंद्र था, जहां पर पठन पाठन, अध्ययन और अध्यापन का कार्य चला करता था। महाराजा भोज के बारे में कहते हैं कि महाराजा भोज को 64 सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने अपनी तपस्या से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से, माता सरस्वती की अनुकंपा से 64 सिद्धियां प्राप्त करी। और लगभग उनके जो सन 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक महाराजा भोज के राज्य का स्वर्णिम काल था। और महाराजा भोज क्योंकि बहुत ही बड़े वीर, विद्वान, प्रकांड पंडित, आयुर्वेद के ज्ञाता, ज्योतिष के ज्ञाता थे, दार्शनिक थे, इसलिए इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, शिल्प, आयुर्वेद, युद्ध कला, तमाम सारे क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में इन्होंने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से आज की स्थिति में लगभग 21 ग्रंथ शेष हैं। आज की स्थिति में हमारे पास 21 ग्रंथों का वर्णन मिलता है। और जिन 21 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ हैं राजमार्तंड, सरस्वती कंठाभरण जो कि व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है, चंपू रामायण अति प्रसिद्ध ग्रंथ है, श्रृंगार प्रकाश, तत्व प्रकाश, राजमृगांक, विद्या विनोद जैसे अनेक ग्रंथों का वर्णन मिलता है। महाराजा भोज को शिक्षा और कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता था और कहा जाता था कि उस समय महाराजा भोज का जो दरबार था वो उस समय विश्व के सबसे प्रकांड विद्वानों से अलंकृत हुआ करता था। महाराजा भोज के दरबार में विद्वानों का जमावड़ा हुआ करता था। महाकवि कालिदास, बाण भट्ट, भवभूति, माघ, मानतुंग, भास्कर भट्ट, धनपाल जैसे अनेक महाज्ञानी कवि और विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनके अप्रतिम शौर्य, साहस और पराक्रम के कारण, उनकी वीर गाथाओं के कारण महमूद गजनवी जैसे क्रूर, दुष्ट, आक्रांता और अन्य विदेशी ताकतें भी मालवा में कभी घुसने का हिम्मत नहीं कर पाई। और बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारत के कई राज्यों में आक्रमण करके अपनी सीमाओं का विस्तार किया और संपूर्ण राज्य पे अपने राज्य का परचम लहराया। एक बार महमूद गजनवी जब सोमनाथ पे आक्रमण करके उसकी सेनाएं जब आगे बढ़ रही थीं, तो वहां के क्षेत्रीय राजाओं की सहायता के लिए राजा भोज ने अपनी सेनाओं को भेजा। और जब राजा भोज की सेनाएं सौराष्ट्र की ओर जा रही थीं और महमूद गजनवी से आमना सामना हुआ, तो महमूद गजनवी को अपना रास्ता बदल करके भागना पड़ा। तो ऐसी वीर गाथाएं, ऐसी पराक्रम गाथाएं महाराजा भोज के बारे में इतिहास में भरी पड़ी हुई है। महाराजा भोज को भूपति का सम्मान मिला हुआ था, उनको भूपति कहा जाता था। धर्मवीर महाराजा भोज ने सिर्फ अपने ही राज्य को अक्षुण्ण नहीं रखा दुष्ट आक्रांताओं से, विदेशी ताकतों से, बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारत के सभी राजाओं को संगठित करके अपने संगठनात्मक कौशल का भी परिचय दिया। उन्होंने हिमालय के जो छोटे राजा थे, हिमालयी क्षेत्रों के तमाम सारे राज्य थे, उस समय जो गांधार था, जो आज का अफगानिस्तान है, कश्मीर है, बुंदेलखंड, कन्नौज और इस तरीके के
तमाम सारे राज्यों को एकत्रित करके उन्होंने ऐसी व्यूह रचना करी और इस तरीके का संगठन खड़ा किया। उनके प्रयासों के कारण ही राजा भोज के लगभग 250 वर्षों के बाद भी कोई भी विदेशी आक्रांता, इस्लामिक आक्रांता भारत में, मालवा क्षेत्र में और भारत के इस भूभाग पर कभी भी घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया और सदैव हिंदुत्व की रक्षा होती रही। उनके लगभग 250 वर्षों बाद तक इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण करने का साहस नहीं जुटाया और लगभग 1020 ईस्वी के आसपास में लगभग 40 के आसपास कुछ इस्लामिक षड्यंत्रकारी भारत आए और भारत में उन्होंने धर्म परिवर्तन और इस्लाम धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया और उन्होंने भारत में तमाम सारे एक अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए गए। तो ऐसे असहिष्णु मजहबियों को महाराजा भोज ने मृत्यु दंड दिया था और निसंकोच मार करके कुएं में फिकवा दिया था। सोमनाथ विध्वंस के बाद में जब महमूद गजनवी ने बहुत सारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा लिया था, तलवार के दम पे जिनका धर्म परिवर्तन महमूद गजनवी ने कराया था, तो उनको भी वापस हिंदू धर्म में लाने का महान कार्य महाराजा भोज के द्वारा किया गया था। यश कीर्ति से परिपूर्ण, वैभव से परिपूर्ण उनका जो राज्य था, जिसका गुणगान संपूर्ण विश्व में था, पूरे भारत में उनके नाम का परचम, उनके नाम का ध्वज लहराता था, तो ऐसे महान राज्य की जो राजधानी थी उन्होंने मध्य प्रदेश में धार नगरी को बनाया, जो पहले एक गांव हुआ करता था। धार नगरी को उन्होंने अपने परिकल्पना से, अपने विवेक के अनुसार उन्होंने उसका निर्माण कराया और कहा जाता है कि 84 चौराहे, 24 बाजार, सरस्वती सदन महाविद्यालय, इसके अलावा अनेक विद्यालयों की, बाग बगीचे, तालाब, अनेक प्रकार से उसका सौंदर्यीकरण करा करके उन्होंने धार नगरी को इतना भव्य कर दिया कि उस समय उसे मालवा की रानी का नाम दिया जाता था और धार नगरी को मालवा की रानी की संज्ञा दी जाती थी। उसी धार नगरी पे जिन राजा भोज ने संपूर्ण भारत पर अपनी विजय पताका, अपना ध्वज लहराया था, दक्षिण के एक शक्तिशाली राजा गांगे तैलंग, जो दक्षिण का आज का कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरी क्षेत्र है, तो वहां पर कलचुरी वंश के राजा थे। कलचुरी वास्तव में एक राजवंश था जो जिसका भारत के 2 हिस्सों में राज्य हुआ करता था। कलचुरी वंश की स्थापना आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी और कलचुरी वंश के एक हिस्से का जो एक राजवंश का भारत के मध्य एवं पश्चिमी भारत में, जिसे चेदी है या उत्तरी कलचुरी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो भाग था कलचुरी राजवंश का, वो दक्षिणी कलचुरी के नाम से जाना जाता था, जो आज का वर्तमान का जो कर्नाटक और तेलंगाना क्षेत्र है। तो वहां के राजा थे गांगे तैलंग, जिन्हें कुछ जगहों पे गांगे तैलंग के नाम से भी वर्णित किया गया है। तो गांगे तैलंग ने धार नगरी पे, महाराजा भोज की धार नगरी पे आक्रमण कर दिया और क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली राजा कहे जाते थे गांगे तैलंग, तो उन्होंने बहुत ही अपने पराक्रमी रूप का उदाहरण देते हुए धार नगरी पे और धार नगरी की विजय की योजना बनाई थी। लेकिन महाराजा भोज एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेकर के गए और उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने साहस से न सिर्फ गांगे तैलंग को हराया, बल्कि वहां पर एक ऐसा युद्ध का माहौल बनाया कि लोगों ने गांगे तैलंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस विजय की स्मृति में अपनी राजधानी धार नगरी में, मध्य प्रदेश में, उन्होंने भव्य विजय मंदिर का निर्माण कराया, जिसके प्रांगण में एक विजय स्तंभ भी स्थापित कराया। उसी घटना, उसी युद्ध, उसी विजय के पश्चात से ये कहावत प्रचलित हुई, कहां राजा भोज, कहां गंगुतेली। गंगुतेली गांगेदेव तैलंग से संबंधित है, जिन्हें कुछ जगहों पर गांगे तैलंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी धार नगरी को सुंदर बनाया था, बल्कि
संपूर्ण भारत में अनेकों निर्माण कराए थे। उन्होंने अनेकों धर्मशालाओं का, मंदिरों का निर्माण कराया। पूरे भारत में अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया उन्होंने। मालवा के साथ साथ उन्होंने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, उज्जैन सहित सैकड़ों तीर्थ स्थलों में मठों, घाट और धर्मशालाओं का उन्होंने निर्माण कराया। आज का जो मध्य प्रदेश है उसकी जो राजधानी भोपाल है, पहले राजा भोज के नाम पर ही वो राजा भोज के द्वारा ही बनवाई गई थी। पहले इसे भोजपाल के नाम से जाना जाता था, जो धीरे धीरे भोजपाल से भूपाल हुई और अब आज का भोपाल बन गई है। तो महाराजा भोज के बारे में जितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम रहेगा। और कहा जाता है कि महाराजा भोज का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। महाराजा भोज ने देखा कि कई राज्यों में और भारत के बाहर भी जब धर्म और सुशासन की हानि हो रही है, तो धर्म, सुशासन और मानवता को स्थापित करने के उद्देश्य से वो अपनी लगभग 10,000 की सेना लेकर के जब आगे गए, तो सबसे पहले उन्होंने जो सिंधु नदी पार करके वहां पर उन्होंने सुशासन की स्थापना करी। कश्मीर में अपने राज्य को फैलाया और वहां पर राज्य अपना विस्तार किया उन्होंने। इसके बाद फिर अफगान और ईरान होते हुए वो अरब देश पहुंचे। और अरब का जो मरुस्थल है, जहां पर आज मक्का और मदीना जिसे कहा जाता है, तो वहां पर वास्तव में मक्केश्वर महादेव स्थापित हैं। और मक्केश्वर महादेव का पूरा वर्णन एक जगह नहीं, कई प्रमाणों के साथ में कई जगह इसका वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है। तो वहां पर राजा भोज ने पंचगव्य मिश्रित गंगा जल से, चंदन से भगवान शिव की आराधना करी, उनका पूजन किया और वहां पे भगवान शिव से प्रार्थना करी। तो भगवान शिव ने वहां पे कहा, महाराजा भोज से भगवान शिव की भविष्यवाणी हुई और उन्होंने कहा ये बात, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो भविष्य पुराण में यह बात है कि महाराजा भोज से भगवान शिव ने यह बात कही कि यह भूमि, जो मरुस्थल है, जो मक्केश्वर महादेव के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे त्रिपुरासुर नामक राक्षस, जिसे भगवान शिव ने जिसको जला करके भस्म किया था, तो त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने पुनर्जन्म लेकर के वहां पर उस भूमि को अशुद्ध कर दिया है, दूषित कर दिया है और अब ये मलेच्छों से युक्त भूमि हो चुकी है। तो महाराजा भोज से उन्होंने कहा कि यह भूमि तुम्हारे रहने लायक, तुम्हारे रुकने लायक नहीं है। यहां से तुम उज्जैन नगरी जाओ और वहां पर धर्म का विस्तार करो और वहां पर सुशासन स्थापित करो। तो राजा भोज का बहुत ही अच्छा वर्णन भविष्य पुराण में है। इस पर कभी फिर बात करेंगे, कभी फिर चर्चा करेंगे। तो राजा भोज के बारे में अनेक गाथाएं हैं और कहा जाता है कि जब राजा भोज जीवित थे तब कहा जाता था, आद्य धारा सदा धारा, सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे, भोजराजे भुवि स्थिते। अर्थात आज जब भोजराज धरती पर हैं तो धारा नगरी सदा धारा है, अच्छे आधार वाली है और सरस्वती को सदा आलम्ब मिला हुआ है। और उनकी मृत्यु के बाद में सन 1055 के आसपास में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी राजा भोज की। तो जब उनकी मृत्यु हुई तब ये कहा गया कि अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोज राजे दिवंगते। आज राजा भोज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना आलंब की हो गई है और सभी पंडित खंडित हो गए हैं। तो राजा भोज के बारे में वर्णन करने के लिए सिर्फ ये छोटा सा समय पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये एक संक्षिप्त में राजा भोज का वर्णन था जो मैंने प्रयास किया, जो बातें आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।